तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। आज हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, ठीक है, जिसमें कार्बन कंपाउंड्स को रिएक्शंस करवाएंगे। जैसे देखिए अगर हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन कार्बन कंपाउंड जो कि क्या होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो गया कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें मेनली क्या आ जाएगा एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। चलिए एक बार अगर हम इसके जनरल फार्मूला को रिकॉल करें तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन्स का CnH2n और यहाँ पे CnH2n-2, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था जो ये एल्केन्स होता है ये क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जबकि अगर हम एल्केन्स और एल्काइंस की बात करेंगे तो ये क्या है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन कंपाउंड्स, मतलब हम किसके बारे में बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कार्बन कंपाउंड्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं बेसिकली। और इस केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे कंबसन रिएक्शन, इसके बाद हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन और हम लोग देखेंगे एडिशन रिएक्शन। 3 प्रकार के रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे कंबसन रिएक्शन का, तो कंबसन रिएक्शन सारे हाइड्रोकार्बन में होते हैं, मतलब कंबसन रिएक्शन ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सारे हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं, चाहे हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो चाहे हमारा अनसैचुरेटेड हो। अगर हम बात करेंगे कंबसन रिएक्शन की तो ये सैचुरेटेड में भी होगा अनसैचुरेटेड में भी होगा, ठीक है। सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या हो गया एल्केन्स, मतलब कंबसन रिएक्शन एल्केन्स में भी होगा और अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन्स या आप एल्काइंस को, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीनों में होता है, सैचुरेटेड में भी होगा और अनसैचुरेटेड में होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा ये बस सैचुरेटेड में होगा, ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जैसे आपका हो गया एल्केन्स। और अगर हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड की एडिशन रिएक्शन की, तो ये किस में होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें आ जाएगा एल्कीन्स और एल्काइंस। तो ये आपने बेसिक समझा, ठीक है, कि एडिशन रिएक्शन सैचुरेटेड बस ओनली अनसैचुरेटेड में होगा, सब्स्टिट्यूशन सैचुरेटेड में होगा और कंबसन रिएक्शन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों में होगा। बात समझ में आया। चलिए हम लोग अब बारी बारी से चीज़ों को देखते हैं कि कंबसन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है और एडिशन रिएक्शन हमारा क्या होता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कंबसन को ही बर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है, कंबसन को ही बर्निंग भी कहा जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि कंबसन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज कंबसन रिएक्शन, तो क्या कहेंगे कि प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे कंबसन। कि अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन को एयर के प्रेजेंस में अगर हम बर्न करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, हीट देगा और लाइट देगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे कंबसन, ठीक है। और हमने आपको बताया कि कंबसन जो होता है हमारा सारे हाइड्रोकार्बन में होते हैं, सैचुरेटेड में भी होता है अनसैचुरेटेड में भी होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे एल्केन्स क्या है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो एयर में बर्न करके लॉट ऑफ हीट
को देता है, मतलब लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। इसलिए जितने भी आपके एल्केन्स हो गए या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए, इनको एक्सेलेंट फ्यूल्स भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो मीथेन। मीथेन क्या है? नेचुरल गैस मीथेन। अगर हम इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबसन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो मतलब नेचुरल गैस produces a lot of heat on burning, so it is used as a fuel in our homes, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कुकिंग गैस एलपीजी, जो हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है? एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। मेनली उसमें क्या होते हैं? ब्यूटेन होते हैं। ठीक है, और ब्यूटेन भी क्या हो गया? एक एल्केन हो गया। ब्यूटेन भी क्या हो गया? एल्केन हो गया, जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये क्या हो गया? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये भी क्या हो गया कि जब हम ब्यूटेन को बर्न करेंगे एयर में, ठीक है, गैस स्टोव में बर्न करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर देगा, साथ में लॉट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करेगा, और इसी का हीट का यूज करके हम लोग खाना को बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? एक एक्सलेंट फ्यूल हो गया। तो जितने भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सारे क्या होते हैं? एक्सेलेंट फ्यूल होते हैं। ठीक है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स, ठीक है, याद रखना है, कार्बन और उसके कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज, कार्बन और उसके कंपाउंड, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का यूज फ्यूल की तरह इसलिए होता है क्योंकि वो एयर में बर्न होके लॉट ऑफ हीट एनर्जी को रिलीज करता है, और जिसका हम लोग अलग अलग पर्पस में क्या करते हैं? यूज करते हैं। बात समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या देखा? कंबसन या बर्निंग। अब यहाँ से कुछ और समझते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करेंगे कार्बन के एलोट्रॉप, तो कार्बन के मेनली 3 एलोट्रॉप है। ठीक है, तो जितने भी एलोट्रॉप है कार्बन के, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है, और साथ में लॉट ऑफ हीट और लाइट को भी रिलीज करता है। जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरेंस हो गया, ये सब क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो ये भी कंप्लीटली बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या देगा? जब हम इसको कंबसन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, और यहाँ कार्बन में क्या ले सकते हैं? ये क्या लेंगे? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड, जैसे हमने आपको मीथेन का बताया, अगर हम लिखें CH3CH2OH, जो कि क्या है? अल्कोहल है। अगर हम इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, कंबसन करवाएंगे, तो ये भी हमको क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, H2O लिक्विड, बैलेंस करते हुए लिख रहे हैं, और साथ में हीट भी रिलीज करेगा। यहाँ तक समझे? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब हम एयर को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एयर का प्रेजेंस कैसा होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है, कि कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे, देखो ऐसे समझो कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो बर्न होंगे सूटी फ्लेम के साथ, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, समझिएगा बात को, अगर हमने बात किया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा? जैसे हम बात करेंगे एल्केन्स का, ठीक है, तो एल्केन्स जनरली बर्न इन एयर में ये बर्न इन एयर, और किस करके का फ्लूम देगा? ब्लू फ्लेम देगा। ब्लू फ्लेम कैसा होता है? नॉन सूटी समझ रहे हैं? नॉन सूटी फ्लेम देगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि इसमें जो परसेंटेज होता है कार्बन का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ये लेस होता है, लॉ परसेंटेज होता है, जो आसानी से ऑक्सीडाइज होके कंप्लीट कंबसन करता है। लेकिन अगर इसी में एयर का सप्लाई को अगर हम कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबसन होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, और जो प्रोड्यूस करेगा क्या? सूटी फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। सूटी फ्लेम मतलब ब्लैक स्मोक, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करेगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या आ जाएगा? एल्कीन्स
और अल्काइन, ठीक है, ये बर्न होगा, बर्न इन एयर और येलो फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। किस कलर का? येलो सूटी, मतलब ब्लैक सब्सटेंस, येलो सूटी फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे आप एग्जांपल के लिए लो इथेन, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इसमें जो परसेंटेज होगा कार्बन का वो क्या होता है? हाई होता है। परसेंटेज कार्बन का क्या होता है? हाई होता है। लेकिन अगर हम उसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे प्योर ऑक्सीजन में, ठीक है, ये समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहीं से बन जाएगा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे प्योर ऑक्सीजन में, प्योर ऑक्सीजन में, हमने क्या देखा कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्कीन और अल्काइंस आता है, एयर में बर्न होके येलो फ्लेम को प्रोड्यूस करता है या नॉन सूटी फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसी में अगर हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे प्योर ऑक्सीजन में तो ये कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, बर्न कंप्लीटली, और ये क्या करेगा? ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा, ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, इथाइन जिसका नेम होता है एसिटिलाइन, एसिटिलीन, ठीक है, ये क्या है? एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब हम इसी एसिटिलीन को बर्न करेंगे एयर में, ठीक है, तो ये क्या करेगा? सूटी फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। एयर में सीधे बर्न करेंगे तो सूटी फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि और ये जो टेम्परेचर होगा फ्लेम का, ये भी हाई नहीं होगा, इसका टेम्परेचर भी लो होगा, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी का मिक्सचर, अगर इसी को मिक्स कर दें प्योर ऑक्सीजन से और तब जाके इसको बर्न करेंगे तो ये कंप्लीटली बर्न होके ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? ब्लू फ्लेम। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सी या ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम, जिसको हम लोग कॉल्ड ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। और ये क्या होता है? एक्सट्रीमली हॉट होता है और लॉट ऑफ, इसके टेम्परेचर भी बहुत हाई होते हैं और इसी का यूज होता है मेटल्स को वेल्डिंग करने में। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है कि मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड एयर इज नॉट यूज्ड फॉर वेल्डिंग बिकॉज बर्निंग ऑफ एसिटिलीन इन एयर प्रोड्यूसेज अ सूटी फ्लेम। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे हम क्या कर लेंगे, उसको प्योर ऑक्सीजन में करेंगे तो वो प्योर ऑक्सीजन में करके वो क्या करेगा? टेम्परेचर को हाई कर देगा। बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का पहला रिएक्शन, जिसको हम लोग कंबसन करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जो कंबसन रिएक्शंस होते हैं ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सारे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारा कंबसन रिएक्शन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है, एल्केन्स में है, तो एल्केन्स में होने के कारण वो क्या करेगा? क्योंकि उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन लो होता है तो एयर में बर्न करके ये ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा या नॉन सूटी फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर इसमें भी अगर हम ऑक्सीजन का सप्लाई कम कर दे तो ये भी आपका सूटी फ्लेम को प्रोड्यूस कर सकता है। बात समझ में? जैसे आप एग्जांपल के लिए देख लो, आपके जो घर में जो गैस चूल्हा है उसके जो बंसीन बर्नर होते हैं, ठीक है, आप उस बर्नर को क्या करो, उसके होल्स को क्या करो? क्लोज कर दो, कुछ होल्स को बंद कर दो, तब देखोगे वहाँ इनकम्प्लीट कंबसन होने लगेगा और वहाँ पे क्या करेगा? येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन अगर सारे होल प्रॉपरली ओपन है, एयर के सप्लाई अगर सही मात्रा में जा रहा है तो वहाँ कंप्लीट कंबसन होके जो हमारा जो एलपीजी है, जो क्या होता है ब्यूटेन, वो कंप्लीट कंबसन होके ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्कीन्स और अल्काइंस आ जाएंगे, ये एयर में बर्न होके येलो फ्लेम को या सूटी फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है
क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन अधिक होते हैं। लेकिन अगर हम उसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं प्योर ऑक्सीजन में तो ये भी आपका ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा इथाइन या एसिटिलीन जो मिक्सचर होता है, अगर उसको अगर हम एयर में बर्न करेंगे तो सूटी फ्लेम, लेकिन जैसे हम उसको मिक्स कर देंगे प्योर ऑक्सीजन के साथ तो ये ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम जिसको हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम भी कहते हैं, जिसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में दूसरा हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर हम देखें तो उसमें हमने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बस किस में होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है, मतलब एल्केन में होता है। तो हमने आपको बताया था कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए वो अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि सिर्फ उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और अनरिएक्टिव होने के कारण ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये किसी भी सब्सटेंस मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर कुछ स्पेशल कंडीशन है जिसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम लोग क्लोरीनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर बोलेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है तो क्या कहेंगे कि द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर हम रिप्लेस कर दें, उसके जगह पे अगर हम कोई क्लोरीन या कोई भी अगर हम हैलोजन फैमिली को ले आए तो उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग हाइड्रोजन का करेंगे, क्लोरीन हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करके क्लोरीन को लगाएंगे तो इसी प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्कीन्स। क्योंकि सैचुरेटेड रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बस किस में होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन में क्या आ जाएगा, जैसे आपका हो गया क्लोरीन, आपके हो गए ब्रोमीन, आपके हो गए आयोडीन। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये आपका क्या नहीं करता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता। मतलब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो बस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होगा, अनसैचुरेटेड का नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, अगर हमने क्या करना है मीथेन CH4, अगर हम इसको रिएक्ट करवा दें क्लोरीन के साथ, एनर्जी क्या चाहिए इसमें, सनलाइट। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा CH3Cl, मतलब इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन, या आप इसको कह सकते हो मिथाइल क्लोराइड, और साथ में क्या बनाएगा HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन एटम मीथेन का सब्स्टिट्यूट हो गया क्लोरीन से। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लोरोमीथेन में। ठीक है, तो इस रिएक्शन में मीथेन और क्लोरीन, ओनली वन हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम एंड वी गेट क्लोरोमीथेन, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन। ठीक है, अगर हम क्लोरीन को प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है कि सारे हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने एक क्लोरीन एटम को प्रोड्यूस किया तो ये क्या बना दिया, हमने क्लोरीन को प्रोड्यूस किया तो CH3 एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें अगर हम हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे 2 क्लोरीन आ जाएगा, तो इसको कहेंगे डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, या मिथाइल डाइक्लोराइड। 3 कर देंगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको कहेंगे क्लोरोफॉर्म भी कहेंगे, टेट्रा हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होता है, तो आपको याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो बस किस में होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम इसमें रिप्लेस्ड हो जाता है या सब्स्टिट्यूट हो जाता है अनदर एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट रिएक्ट विथ मोस्ट रिएजेंट्स बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव इन नेचर, ये भी हमने आपको बताया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर और आप देखें तो जैसे अगर हम ले लें CH3
Cl। अगर हम इसको क्लोरीन से रिएक्ट करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ से क्या बनाएगा CH2Cl2। ये क्या हो जाएगा हमारा डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। फिर से अगर हम डाइक्लोरोमीथेन को रिएक्ट करवा देंगे क्लोरीन के साथ, तो यहाँ से फिर से और आगे फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस हो जाता है सम अदर एटम जैसे क्लोरीन के द्वारा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी अगर क्लोरीन से करेंगे रिप्लेस तो उसी प्रोसेस को क्लोरीनेशन भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्लोरीनेशन के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा रिएक्शन देखते हैं जिसको हम लोग कहेंगे एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ से हम लोग तीसरा देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन में तीसरा रिएक्शन देखते हैं एडिशन रिएक्शन। तो क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइंस विथ अनदर सब्सटेंस टू गिव सिंगल प्रोडक्ट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन लाइक जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। क्योंकि एडिशन रिएक्शन कभी भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नहीं होते हैं, ये किस में होंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होंगे। ठीक है, तो हम लोग ये एडिशन के बारे में समझे। ठीक है, एडिशन रिएक्शन आर गिवन बाय ऑल द एल्कीन्स एंड अल्काइंस, मतलब इथीन इथाइन इस सब में होगा, मतलब क्या हो जाएगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया हमारा इथीन, या आप इसको इथाइलिन भी कहोगे। जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोजन के द्वारा, लेकिन इसमें कैटलिस्ट का प्रेजेंस होना चाहिए। जैसे हमने Ni कैटलिस्ट लिया, निकेल कैटलिस्ट, और जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है हीट करेंगे लगभग 573 केल्विन पे, तो ये क्या बनाएगा CH3 इथेन, क्या बना देगा इथेन। तो मतलब हुआ क्या कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड्स ऑन हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, टू फॉर्म सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या बना दिया इथेन, क्या हो गया ये कि हमारा क्या था अनसेचुरेटेड, और जैसे हमने इसमें निकेल के प्रेजेंस में जैसे हमने हाइड्रोजन के साथ इसको हीट किया, तो ये क्या बन गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसी रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एडिशन रिएक्शन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर बोलेगा व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, तो आप क्या कहोगे, देखो इसको क्या लिखेंगे कि इन एडिशन रिएक्शंस unsaturated hydrocarbons and hydrogen in the presence of catalyst सच एज, कैटलिस्ट में हम क्या ले सकते हैं निकेल ले सकते हैं, प्लैडियम ले सकते हैं, टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दिस रिएक्शन is known as hydrogenation। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है हाइड्रोजनेशन ऑफ वाइल। ठीक है, समझिएगा हाइड्रोजनेशन के पूरे प्रोसेस। तो हम लोग क्लोरीनेशन देखे थे, क्लोरीनेशन किस में होता है, तो क्लोरीनेशन आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसमें हम क्लोरीन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ से
एडिशन रिएक्शन में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकेल एंड पीडी टू गिव सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, यहाँ से दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन is commonly used in the hydrogenation of vegetables whilst using a nickel कैटलिस्ट। ठीक है, जैसे वेजिटेबल वाइल लाइक जैसे मस्टर्ड वाइल, ग्राउंडनट वाइल हैव लॉन्ग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो उसको अगर हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वनस्पति घी में हो जाएगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे। मतलब आप क्या कहोगे कि वेजिटेबल वाइल प्लस हाइड्रोजन, ये वेजिटेबल वाइल क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर इसको हम निकेल के प्रेजेंस में, निकेल एज अ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा वनस्पति घी। और ये वनस्पति घी क्या है हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात समझे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यही रिएक्शन हो गया आपका, याद रखेगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ वाइल बोलेगा तो आप इसी चीज़ को लिखेंगे, रिएक्शन के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि वेजिटेबल वाइल्स कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ये गुड होता है हमारे हेल्थ के लिए, और सेचुरेटेड फैट्स लाइक जैसे वेजिटेबल घी ऑब्टेन बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ वाइल ये हमारे हेल्थ के लिए गुड नहीं होता। ठीक है, ये सब बात आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे देखेंगे सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम लोगों को दो पढ़ना है, इथेनॉल के बारे में पढ़ना है और दूसरा नंबर आपका हो गया इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना। फिर हम लोग सॉप और डिटर्जेंट पढ़ेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें क्या आ जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, पहला हम लोग इथेनॉल देखते हैं। पहली बात, ऑल्सो इथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज इथाइल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल कार्बिनोल। ठीक, मेनली आप ये याद रखना, इथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज इथाइल एल्कोहल। ठीक है, दूसरी बात ये क्या है, सेकेंड, इथेनॉल इज सेकेंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस ऑफ एल्कोहलिक सीरीज, तो फर्स्ट मेंबर क्या होता है, फर्स्ट मेंबर जो होता है मिथेनॉल, उसके बाद सेकेंड में आ गया क्या, इथेनॉल, एल्कोहलिक सीरीज। ठीक है, जैसे इसके अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करेंगे, सी, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, O और H। ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया एल्कोहल का, इथेनॉल का मतलब एल्कोहल का। मतलब आप इसको लिखोगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH। हमने बताया था जहाँ OH जुड़ा हुआ है मतलब क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो गया।
ठीक है। तो इन लोग हम लोगों ने इथेनॉल के बारे में देखा। इथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज इथाइल एल्कोहल, या इसको मिथाइल कार्बिनोल भी कहते हैं। ये सेकेंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल का, जिसमें फर्स्ट मेंबर मिथेनॉल होता है। फार्मूला इथेनॉल का क्या हो गया, C2H5OH, जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं स्ट्रक्चर में, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, ठीक है, या CH3CH2OH। बात समझ में है। कॉमन नेम इसका क्या होता है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। और इथेनॉल जो है ये सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्कोहल होता है। समटाइम्स इथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड जस्ट एल्कोहल, ठीक है। तो जब भी हम इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बोलेंगे इसका मतलब सेम ही होता है। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो इसके अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो पहला, इट इज कलरलेस लिक्विड। कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड। कहने का मतलब कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है, कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरा, इट हैज अ प्लीजेंट स्मेल। इट हैज अ प्लीजेंट स्मेल और बर्निंग टेस्ट एंड बर्निंग टेस्ट, ठीक है। इसका प्लीजेंट स्मेल होता है और टेस्ट कैसा होता है, बर्निंग टेस्ट। बात समझ में आया। तीसरा नंबर, इथेनॉल जो है एक वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड है, हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, लगभग 78 डिग्री सेल्सियस या 351 कैल्विन में, अगर पूछेगा तो कैल्विन में हो जाएगा। चौथा नंबर, ये क्या है, मिसिबल लिक्विड है। इट इज मिसिबल विथ वाटर, इट इज मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, इन ऑल प्रोपोर्शंस। हर एक प्रोपोर्शन, मतलब कोई फिक्स नहीं है, हर एक प्रोपोर्शन में वाटर के साथ ये क्या है, मिसिबल है, ठीक है। वाटर के साथ क्या है, मिसिबल है, लेकिन ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इमिसिबल होता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा नंबर पॉइंट इसमें देखेंगे कि इट डज नॉट, अल्कोहल में क्या होता है, आयंस नहीं होते, तो इट डज नॉट कंटेन आयंस, hence it is a non-conductor of electricity, इसमें किसी प्रकार के कोई आयंस नहीं होते हैं, इसलिए क्या है, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सारे हम लोगों ने क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो हम लोग अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इसमें हम लोग पहला देखेंगे रिएक्शन विथ सोडियम। देखिए, इथेनॉल जो है C2H5OH, इथेनॉल reacts with sodium leading to the evolution of hydrogen gas, हाइड्रोजन गैस। मतलब इथेनॉल, तो यहाँ से अगर हम इसके रिएक्शन को देखें
तो C2H5OH इथेनॉल जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, C2H5O माइनस और Na+, और साथ में हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम एथो ऑक्साइड। सोडियम इथो ऑक्साइड, ये हमारा क्या हो गया, इथेनॉल हो गया या इथाइल अल्कोहल हो गया। जब हम इसको सोडियम, अगर इसको हम बैलेंस करके लिखें तो 2 यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हमारा इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन करेगा। ठीक है, रिएक्शन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, आप इसके लिए भी देख सकते हो कि अगर आप सोडियम मेटल के एक छोटे टुकड़े को लेकर इथेनॉल में डालोगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा, जिसके कारण पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस मतलब पॉप साउंड का प्रोडक्शन। बात समझ में आया? हम लोग दूसरा देखते हैं अब। तो अगर हम बात करेंगे रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे, इसी में आता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइंस विथ अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एस्टरिफिकेशन करेंगे। फिर बाद में हम इसका रिएक्शन को देखेंगे कि द रिएक्शन बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, द रिएक्शन इन विच अ कार्बोक्सिलिक एसिड्स combines with alcohol to form an ester is called esterification। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे कि एस्टरिफिकेशन टेक्स प्लेस in the presence of a catalyst like concentrated H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए CH3COOH, इसको क्या कहेंगे, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड या आप इसको कहो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जब ये C2H5OH इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये क्या बनाएगा, CH3COO C2H5 प्लस H2O, यही हमारा क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा, स्वीट स्मेलिंग एस्टर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दूसरा रिएक्शन देखा। फिर अब हम लोग तीसरा देखते हैं, डिहाइड्रेशन। तो हम लोग देखते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि हीटिंग एथिलॉन एट 443 केल्विन विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथिन। ठीक है, इथिन जब हम इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 443 डिग्री केल्विन का अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये इथेनॉल हमारा इथिन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल।
इथेनॉल से वाटर को रिमूव करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर हम इसके यूज की बात करेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए पहला यूज कहाँ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, मेडिसिन्स, आपका डाइज, जो परफ्यूम्स होते हैं उनको बनाने में भी इथेनॉल का यूज होता है, सॉप्स को बनाने में भी, और जो सिंथेटिक रबर हो गया, सिंथेटिक रबर, उसको बनाने में भी इथेनॉल का यूज होता है। अगर इसके दूसरा यूज की बात करेंगे तो ये जैसे वाइन, बियर, विस्की और जो अदर लिक्वर्स होता है, जैसे वाइन में 10 से 20% इथेनॉल होते हैं, बियर में 3 से 6% इथेनॉल होते हैं, आपका विस्की में 50% इथेनॉल होता है। तो इस सब में किसका यूज होता है, वाइन, बियर, विस्की, जो भी लिक्वर्स होते हैं, नशे के लिए जो ड्रिंक बनाए जाते हैं, उसमें क्या चीज़ का होता है, इथेनॉल का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज क्या है, यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज ओन्ड और सिरिंज। अब तो सिरिंज आ गया सिंगल यूज, लेकिन पहले ग्लास का सिरिंज आता था, उसको एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे डालने से पहले उसको क्या किया जाता था, एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता, या जो घाव वगैरह हो गया उसको जो साफ करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, और चौथा यूज क्या हो गया इसका, यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन द रेडिएटर्स ऑफ vehicles इन कोल्ड कंट्रीज, जो ठंडे देश होते हैं उसमें व्हीकल्स के जो रेडिएटर्स होते हैं उसमें इसका यूज होता है। और पांचवा यूज हो गया, यूज्ड इन मेडिसिन्स सच एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप, इन सब बनाने में आपका इथेनॉल का यूज होता है। ठीक है, ये सब याद रखना। एक इसमें आप याद रखना कि अल्कोहल का यूज फ्यूल की तरह भी होता है। जैसे बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, उसमें अल्कोहल का यूज फ्यूल की तरह भी होता है। जैसे शुगर केन प्लांट जो हो गया, ये सबसे मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स है सनलाइट को केमिकल एनर्जी में करने में। तो शुगर केन जूस जो होता है उसी से मॉलेस होता है। ठीक है, जब उसको फर्मेंटेड करते हैं तो वही अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है। कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जो इस अल्कोहल का यूज करता है एडिटिव इन पेट्रोल की तरह पे, ताकि एक क्लीनर फ्यूल प्रोड्यूस हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो उसमें, ताकि सही तरीके से वो जले। ठीक है, इथेनॉल अकेला भी फ्यूल की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, इसके हम लोग कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स देखते हैं। देखिए, अगर हम इसके हार्मफुल इफेक्ट की बात करेंगे, पहला नंबर, तो इट कॉजेज addiction and mixes with blood, ब्लड के साथ ये मिक्स हो जाता है, मतलब एडिक्शन हो जाता है। ऐसा एडिक्शन हो जाएगा कि बिना, अगर कोई भी व्यक्ति को अगर एडिक्शन हो गया अल्कोहल का, तो बिना अल्कोहल के उसके जो नर्वस सिस्टम है वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, वो मतलब पागल की तरह हो जाएगा। अगर आप उसको एक रूम के कमरे में बंद कर देते हो जिसको अल्कोहल का एडिक्शन है, तो वो क्या करेगा, रूम तोड़ देगा, है कि नहीं, दरवाज़ा तोड़ देगा, अपना सर फोड़ लेगा, इस तरीके से वो करेगा। ठीक है, तो ये हार्मफुल इफेक्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया, अल्कोहल लेने से इट डैमेज लीवर इफ टेकन रेगुलरली, अगर रेगुलरली लार्ज अमाउंट में लिया जाए तो ये डैमेज को, लीवर को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। ठीक है, तीसरा नंबर,
अगर हम इथेनॉल को, इफ इथेनॉल इज मिक्स्ड विथ मिथेनॉल and consumed, it can cause serious poisoning and can cause blindness। सोचिए कितना खतरनाक है। चौथा नंबर इसका अगर हम देखें तो इट्स हायर कंजप्शन leads to loss of body control and it may even cause डेथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल। देखिए हमारा कुछ टॉपिक्स और बच रहा है, जैसे इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना है, और इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा सॉप और डिटर्जेंट। ठीक है, इथेनोइक एसिड, सॉप और डिटर्जेंट। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में भी परेशानी होगा, इसलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा, इथेनोइक एसिड और सॉप्स और डिटर्जेंट, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड को ख़त्म करेंगे। ख़त्म तो हम इसी वीडियो में करने वाले थे, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने चीज़ों को एक एक तरीके से तोड़ के समझाने का प्रयास किया है। अब आप अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, और हमारा लास्ट वीडियो जो कि कल आपको मिलेगा, जिसमें कार्बन और कंपाउंड चैप्टर कंप्लीट रूप से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड पे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको देंगे, आपको उसको बनाना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करना, क्योंकि चैप्टर का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। और आप ऐसे देख लो तो मेटल और नॉन मेटल के बाद उससे भी थोड़ा सा ये बड़ा ही चैप्टर है, बड़ा पोर्शन है। ठीक है, इसलिए वो हम लोगों को ज़्यादा वीडियो लगा, टाइम लगा, लेकिन हमने चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको दोबारा इस चीज़ को पढ़ना ना पड़े। आप अच्छे तरीके से अगर चीज़ों को समझ जाते हो तो आपको समस्या नहीं होगा, और आप एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखोगे, जो हम बताएंगे उससे अधिक तो आएगा ही नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आप सारे कंसेप्ट को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि उसको बार बार करने का, क्योंकि केमिस्ट्री है, तो वो केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको थोड़ा बहुत समझने के साथ साथ रटना भी जरूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूला आ जाता है। ठीक है, कंपाउंड्स का नाम आ जाता है, तो जब तक आप उसको याद नहीं रखोगे बनाने में समस्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आ रहा है लेकिन वो बन नहीं पाएगा। ठीक है, थोड़ा भी क्वेश्चन को घुमा दिया तो उसमें भी आपको समस्या होगा, इसलिए क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इस चैप्टर पे कमांड बढ़ेगा। ठीक है, बाद बाकी जो केमिस्ट्री के और भी चैप्टर, जैसे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ा, तो उसमें भी क्या है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं 3-4 मार्क्स के। फिर दूसरा चैप्टर हम लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ा, उसमें भी 4-5-6 मार्क्स के क्वेश्चंस उससे भी बनते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मेटल और नॉन मेटल, साथ में कार्बन और इसके कंपाउंड से देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप ध्यान से उस चीज़ों को देखना और याद करने का कोशिश करना, क्योंकि आप पीवाईक्यू उठा के देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो कार्बन एंड कंपाउंड के, तो भर के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन करो, अच्छे तरीके से नोट्स करो, याद करो, बनाओ। मिलते हैं कल हम अगले वीडियो में, और कल कार्बन एंड कंपाउंड का आखिरी वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें हम लोग सॉप और डिटर्जेंट्स, और साथ में हमने 2 एसिड पढ़ा है। इसमें एक था मेरा, हम लोगों ने इथेनॉल को कर लिया। इथेनॉल के साथ साथ अब जो हम दूसरा देखेंगे इथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग रिएक्शंस देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, इसके भी यूजेस देखेंगे,
और इसके बाद हम लोग सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे ध्यान से। चैप्टर को ख़त्म करके फिर हम लोग क्वेश्चन जाएंगे और क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।